हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूमेरिकल नोट्स। आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले हम कवर अप करेंगे 10th के मैथ्स के एनसीईआरटी के सिलेबस को। हम बहुत इजी लैंग्वेज में ट्राई करेंगे कि हर एक बच्चा अंडरस्टैंड कर पाए। अगर आपको फिर भी डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर से। चैप्टर 1 से स्टार्टिंग करेंगे। 1.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहले हम नंबर्स की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। रियल नंबर से पहले हम नेचुरल नंबर्स को बताते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम सिंबल जो रहता है हमारे पास वो रहेगा n। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कॉन्टिन्यूटी में नंबर्स चलते जाते हैं। 1 से स्टार्टिंग रहती है। उसके बाद होल नंबर्स। होल नंबर्स W से रिप्रेजेंटेशन रहता है इनका। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक चलते जाते हैं। उसके नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटीजर्स की, इंटीजर्स को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों इंक्लूड रहते हैं। 0 भी इंक्लूड रहता है। 0 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स पूरे इंक्लूड हो जाएंगे। -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड रहते हैं। इंटीजर्स के बाद अगर हम बात करते हैं, मतलब इंटीजर्स क्या है हमारे, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी रहते हैं, इंक्लूडिंग 0। 0 भी इंक्लूड रहता है, वही बात है, नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो गए, पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो गए और 0 भी इंक्लूड हो गया। ये सब भी बच्चों को नॉलेज है ऑलरेडी। 9th क्लास में आप सभी ने नंबर्स के बारे में पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव 0 भी इंक्लूड रहता है, सारे नंबर्स रहते हैं। अगर हम आगे बात करें इंटीजर्स की, आप देख पा रहे होगे कि होल नंबर्स कंटेन कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स को, इंटीजर्स कंटेन कर रहे हैं होल नंबर्स को भी और नेचुरल नंबर्स को भी। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं Q से। जो रिप्रेजेंटेशन रहता है, सिंबल रहता है, वो Q रहता है। रैशनल नंबर्स P बाय Q की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वेयर P एंड Q क्या रहते हैं, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या है, P और Q का HCF क्या रहता है, 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहता है, 1। इनका P एंड Q का GCD क्या रहेगा, 1। Q के लिए क्या कंडीशन रहती है, Q रहता है नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4 भी कह सकते हो आप, क्योंकि 4 भी 4/1 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। 4/1 को या फिर 4 को, बोथ आर द सेम थिंग। 3/5 -3/5 दीज आर रैशनल नंबर्स, वेयर P एंड Q क्या है, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बिलोंग्स के लिए साइन रहता है, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। उसके नेक्स्ट हम बात करते हैं इरैशनल नंबर्स की। इरैशनल नंबर्स जो रैशनल नंबर्स नहीं होते वो क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड सो ऑन। स्क्वायर रूट ऑफ P की फॉर्म में इरैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, वेयर P एनी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबको पता है, प्राइम नंबर्स जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर्स में हम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो वो रहता है 2। उसके नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इरैशनल नंबर्स के बाद रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं R से। अगर हम देखें, रियल नंबर्स इंक्लूड करेंगे सारे के सारे नंबर्स को। ठीक है, सारे के सारे नंबर्स को मतलब नेचुरल नंबर्स को भी, होल नंबर्स को भी, सारे नंबर्स को इंक्लूड करेंगे। रियल नंबर्स में सारे नंबर आ जाएंगे। अगर हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स किस में कंटेन रहते हैं,
होल नंबर्स में हमने देख लिया पहले, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हो गया, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में हैं। होल नंबर्स कंटेन रहेंगे इंटीजर्स में, इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटीजर्स सारे किस में कंटेन रहते हैं, रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स सारे के सारे किस में कंटेन रहेंगे, रियल नंबर्स में। रियल में सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा नंबर्स का इंट्रोडक्शन। हमने पढ़ लिया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स, सब के बारे में पढ़ लिया। अब आगे यूक्लिडियंस थ्योरम की बात करते हैं हम। यूक्लिडियन डिवीजन लेमा क्या कहता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, डिवीजन लेमा मतलब किसी भी दो नंबर्स को अगर आप डिवाइड करते हो, ये क्या कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus में r, where r with the remainder, r lies between 0 and b, r may be equal to 0। अब हम डिवीजन लेमा को अंडरस्टैंड करते हैं। कोई भी दो नंबर्स ले लेंगे हम, इंटीजर्स ले सकते हैं। इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे, जैसे हमारे पास है 6 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, अगर 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 हमारा क्या रहेगा, डिविडेंड, 2 हमारा क्या रहेगा, डिवाइजर। ये हो गया हमारा डिविडेंड, और 2 क्या रहेगा, डिवाइजर। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3, 2 3 जा 6, और माइनस करने के बाद 6 माइनस 6 क्या रहेगा, 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 3 क्या रहेगा हमारा क्वोशिएंट, r इज रिमाइंडर। अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा हम क्या कह सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0। 6 is equal to, it means a is divided by b, it means 6 is डिविडेंड। अगर 6 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से, 6 क्या है, डिविडेंड है। 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास r क्या बच रहा है, 0। तो इसका मतलब यूक्लिडियन डिवीजन लेमा भी यही कहता है कि अगर a को हम b से डिवाइड कर रहे हैं, तो जैसे 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 आया, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड, if a is divided by b, then you can say that dividend a रहेगा हमारे पास, b डिवाइजर रहेगा, q क्वोशिएंट रहेगा, r रिमाइंडर रहेगा। तो a is equal to b मल्टीप्लाई q प्लस r, a is equal to b q प्लस में r। तो ये हमारा यूक्लिडियंस डिवीजन लेमा है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग r क्या है, या तो 0 हो सकता है, या फिर r हमेशा क्या रहेगा, डिवाइजर से छोटा रहेगा। डिवाइजर हमारा क्या था, b से हमेशा r क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। यहाँ 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड होने के बाद 0 आ गया। अगर आप किसी भी नंबर को, जैसे 7 को 2 से डिवाइड करते हो, अब तब तक डिवाइड करते हो जब तक r क्या है, डिवाइजर से छोटा नहीं आ जाता। 2 3 सा क्या हो जाएगा, 6, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 माइनस 6 1 बच जाएगा। तो 1 बचेगा, तो इसका मतलब 1 क्या है, डिवाइजर से स्मॉल हो गया, डिवाइजर से छोटा हो गया, तो हम डिवाइड करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है,
या तो 0 आ सकता है या फिर b से छोटा आएगा। b क्या है? डिवाइजर, डिवाइजर से स्मॉल आएगा। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारा हेल्पफुल रहेगा सेकेंड एक्सरसाइज जो हम करेंगे इसी चैप्टर की उसके अंदर, वहां पे दोबारा से मैं डिस्कस कर लूंगी इसको, लेकिन आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है मैंने यहाँ पे। हर एक टॉपिक को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। जिसको लगे कि स्पीड कम है वो क्या कर सकता है, आप वीडियो को स्टॉप करके उसका स्पीड को चेंज करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग क्या है, हर एक कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as product of primes, and this factorization is unique apart from in which the prime factors occur। इसका मीनिंग देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। पहली बात, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर्स नहीं होते वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स के सिर्फ क्या रहते हैं, दो फैक्टर्स रहते हैं, एक 1 एंड इटसेल्फ। अगर कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। पहले हम देखते हैं जैसे 2 क्या है, फर्स्ट सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, उसके नेक्स्ट 3 रहता है। 2 के बाद क्या आता है, 3 के बाद हमारे पास आएगा 4। 4 क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर तो नहीं है, 4 है कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वो रहता है 4, क्योंकि 4 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 1 फिर 2 और फिर 4, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स रहते हैं, मतलब जिसके 3 फैक्टर हो या 3 से ज्यादा हो। 3 तो होने ही होने चाहिए, 2 से ज्यादा का मतलब है एटलीस्ट 3 फैक्टर होने ही होने चाहिए। 3 फैक्टर जिसके होंगे वो क्या रहेगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, उसके नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो ये फैक्टराइजेशन क्या रहती है, हमेशा यूनिक रहती है। अगर हम बात करते हैं जैसे 6 है, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी हमने, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 × 3। आप 6 को उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 को आप 3 × 2 लिखो या 2 × 3 लिखो, बोथ आर द सेम थिंग्स। प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक रहेगी, मतलब 2 और 3 उसके प्राइम फैक्टर्स में ही आएंगे, उसके अलावा उसके प्राइम फैक्टर हमें नहीं मिलेंगे। प्राइम फैक्टर्स रिपीट हो सकते हैं, जैसे हमारे पास 12 है, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम देखते हैं 2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 3 12। तो यहाँ पे 2 क्या है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन, आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 2 × 2, लेकिन प्राइम फैक्टर्स जो आएंगे वो क्या है, 2 और 3 आएंगे। प्राइम फैक्टर्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमेशा क्या रहती है, यूनिक रहती है। ये दोनों सिमिलर ही फॉर्म है। प्रोडक्ट में हम आगे पीछे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स को, और प्राइम फैक्टर क्या है, रिपीट हो सकते हैं। तो ये कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो
स्टेटमेंट है उसको आप अपनी बुक में से भी देख सकते हैं। क्लियर है? उसके नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप साथ के साथ पढ़ते चलेंगे, बिल्कुल साथ में ही नोट डाउन कर रहे हैं आप, तो नोट डाउन भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप बाद में वीडियो को रोक के उसके बाद नोट डाउन कर लें। जैसे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपकी बुक में गिवन है, आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इजीली पहले अंडरस्टैंड कर लो, फिर दोबारा से एक बार वीडियो को दोबारा सुन लो, फिर वहां से आप क्या है नोट डाउन करने वाला काम कर लो। पहले अंडरस्टैंड कर लो। हर एक बच्चा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से है चाहे वो हिंदी मीडियम से है, मैथ्स में इंग्लिश हिंदी इतना मैटर ही नहीं करता है। सिर्फ वर्ड्स का रहता है कि एचसीएफ को हिंदी में क्या कहते हैं, एलसीएम को, सिर्फ इतना वो महत्तम समावर्तक और ऐसा वाला थोड़ा फर्क रहता है। तो बस उसमें कोई फर्क इतना पड़ता नहीं है, हर एक बच्चे को सब पता है। आजकल हिंदी वाले बच्चों को भी पता है कि एचसीएफ और एलसीएम रहता है, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, जो जो इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम्पल्स उनको भी मैं डिस्कस कर दूंगी, और बाकी एक्सरसाइज के सिमिलर क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक में अपने आप सॉल्व करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी एक दो क्वेश्चन रहेगा हम डिस्कस कर लेंगे, और अगर आपको बाकी क्वेश्चंस में भी डिफिकल्टी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। एग्जाम्पल नंबर 5 का स्टेटमेंट कहता है, मैं अभी स्टेटमेंट लिख नहीं रही हूँ, आपको दिख जाएगा फिर भी डिस्प्ले में। कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर। एक नंबर दिया गया हमें 4 रेज़ टू पावर n, वहां पे n क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब 4 की पावर n है, n रेज करना आपको, पावर n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो आप पावर रेज कर सकते हो 4 की पावर 1 हो गया, 4 की पावर 2 हो गया, 4 की पावर 3 हो गया, तो n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। Check whether there is any value of n for which 4 raised to power n ends with 0। कह रहे हैं हमें कि 4 की पावर n क्या है, भी कौन सी भी, क्या 4 की पावर n कोई भी एंड होगी किससे, 0 से। आपको ये चेक करना है 4 रेज़ टू पावर n एंड हो सकता है 0 से। तो ये तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि 4 रेज़ टू पावर n, मान लो कि अगर वो एंड हो रहा है, लेट कर लेना, लेट 4 रेज़ टू पावर n एंड्स विद 0। कोई भी नंबर है अगर उसको 0 से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 होना जरूरी है, क्योंकि 2 और 5 का प्रोडक्ट मिलेगा 10। तो यहाँ पे 2 तो इसका फैक्टर है ही ऑलरेडी, 4 का फैक्टर 2 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब क्या है, 5 को इसका फैक्टर होना पड़ेगा। तो 5 मस्ट बी फैक्टर ऑफ 4 रेज़ टू पावर n, बट यू विल सी दैट 4 रेज़ टू पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या रहेगा हमारे पास, तो 4 क्या है, 4 की अगर हम बात करते हैं, 4 की बात करते हैं, तो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहती है, 2 मल्टीप्लाई 2, और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेगी, यूनिक रहेगी, मतलब प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन क्या रहती है, हमेशा यूनिक रहती है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 4 क्या है, 2 मल्टीप्लाई में 2 लिख सकते हैं उसको। तो यहाँ से देखा हमने कि प्राइम फैक्टर ओनली 2 आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब 4 की पावर n कितना ही रेज कर ले हम, उसका 5 क्या है, उसका फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है, 5 उसका फैक्टर आ ही नहीं सकता, तो 5 उसका अगर फैक्टर नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है, 4 रेज टू पावर n क्या है, 0 से एंड हो ही नहीं सकता। इसकी थ्योरी मैं लिख नहीं रही हूँ, आपके नोटबुक में एग्जाम्पल पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ गिवन है, आप वहां से लिख सकते हो। अंडरस्टैंड इजिली आप कर लें, अंडरस्टैंड मैं आपको कराई रही हूँ कि 4 रेज़ टू पावर n को अगर हमने लेट कर लिया, 0 से एंड होना चाहिए, तो 5 क्या है, उसका फैक्टर होना चाहिए, लेकिन हमने देखा 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 2 मल्टीप्लाई 2 आ रहा है, प्राइम फैक्टर्स रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन अकेला 2 ही उसका प्राइम फैक्टर है, 5 नहीं उसका फैक्टर है। अब जब 5 इसका फैक्टर ही नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर क्या है, ओनली, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 4 रेज़ टू पावर n इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। सो दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 रेज़ टू पावर n
contain prime factor only prime factor 2। इसका मतलब क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n में क्या ओनली 2 क्या रहेगा एज अ प्राइम फैक्टर, बाकी तो कोई प्राइम फैक्टर मिल ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया? नो नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट, नो natural number n for which 4 raised to power n ends with the digit 0। अगर आप एनसीईआरटी को भी पूरा फुल कवर अप कर लेते हैं तो 90% मार्क्स तो आप इजीली ले सकते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी, एज इट इज सेम आता है फ्रॉम एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी आप अच्छे से करें। ये क्लियर हो गया सबको? एक्सरसाइज 1.1 कहती है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक्सप्रेस करना आपको 140 है, 140 को एज प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में आप ट्री मेथड से भी कर सकते हो। ट्री मेथड क्या कहता है, ऐसे इसको रख लेते हैं बॉक्स के अंदर, फिर यहाँ से क्या है, फर्स्ट क्या है प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करेगा, यहाँ से लास्ट में क्या है नंबर एंड हो रहा है 0 से, तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर नंबर क्या है 0 1 0 2 4 6 8 से एंड हो रहा है तो नंबर क्या होगा 2 से डिविजिबल। 2 से डिविजिबल होगा तो यहाँ से क्या है 70 आ जाएगा हमारे पास, फिर से आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या है 35 आ गया। 35 को क्या है हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, जो नंबर क्या है 5 से और 0 से एंड होते हैं वो किससे डिवाइड होते हैं 5 से। तो यहाँ से हमने देखा 2 2 5 7 ये सारे क्या आ गए प्राइम फैक्टर्स। तो 140 को क्या है हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो ये होगी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। आप ऐसे भी कर सकते हो यूजिंग ट्री मेथड, और आप ऐसे भी कर सकते हो 140 को 2 से डिवाइड करेंगे 70 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 35 आ जाएगा, 5 7 सा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 140 इज इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया हमने नंबर को। आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी आप वीडियो को स्टॉप करके फिर नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, बाकी पार्ट सिमिलर रहेंगे। 4th पार्ट में डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। 5005 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करनी है। 5005 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं 5 1 5 0 0 1, उसके बाद देखेंगे किससे डिवाइड हो रहा है ये नंबर। इसको देखा हमने भी 5 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो इसको देखा 7 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, पहले सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इजीली आप करते जाएंगे। तो यहाँ से 7 को चेक करेंगे, 7 से देखा इसको डिवाइड करके, अगर हम देखते हैं 7 1 जा 7, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 3 0, 7 4 जा क्या रहता है 28, और उसके बाद फिर यहाँ से क्या है 21 बच जाएगा, 7 3 जा क्या हो जाएगा 21, इसका मतलब 7 से क्या हो गया डिविजिबल। उसके बाद फिर ये 7 से डिवाइड होने रहा है, 11 से देखा 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11, 11 1 जा 11, उसके बाद ये 3 बचा 3, 11 3 जा क्या हो जाएगा 33। तो 505 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005
इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। जहां भी प्राइम फैक्टर आ जाए वहां पे स्टॉप कर दो, उसके बाद लिखने डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसी का, 7429। 7429 को देखते हैं। 7429 क्या है, ये तो क्वेश्चन आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर आपको टेबल अच्छे से आती है तो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इजी हो जाएगा। एटलीस्ट 2 to 20 तक टेबल हर एक बच्चे को आनी चाहिए, और 10th क्लास के अकॉर्डिंग तो आपको 25 तक तो आनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। अगर आप डिवाइड इजीली कर पाओगे, कैलकुलेट इजी कर पाओगे, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी तो टाइम सेविंग रहेगा। पेपर को आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। अगर कैलकुलेशन स्लो रहेगी तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट से करेंगे हम। 7429, पहले हम इसको चेक करते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। ये थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। ये 17 से डिवाइड हो रहा है। 17 4 68 रहता है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास देखा कि 768 माइनस करके 6 बचा, 262 आ गया। 17 3 51 हो जाएगा। 51 के बाद फिर यहाँ से 11 बच गया, 9। 17 7 क्या कितना रहता है, 119। फिर ये जाएगा 19 से डिविजिबल होगा। 19 की टेबल पे चेक करो। 19 2 क्या रहता है, 38। और 38 के बाद फिर यहाँ से हमारे पास बचा 57। 19 3 क्या रहता है, 57। 17 19 23 ऑल आर प्राइम्स। तो 7 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7429 is equal to 17 multiply 19 multiply 23। बाकी के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की। एलसीएम की अगर हम बात करें, एलसीएम क्या रहता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग का फुल फॉर्म अगर देखें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को क्या कह सकते हैं हम, ये क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ each prime factor involved in the number। अब देखो आप, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल रहता है, या फिर क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। नंबर के अंदर जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर्स का प्रोडक्ट क्या रहता है, एलसीएम। जैसे 6 और हमारे पास है दूसरा नंबर 20 सॉरी 6 और 20 का अगर आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 6 एंड 20, तो पहले हमने करा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 2 मल्टीप्लाई 3, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 4 4 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ से देखा हमने, यहाँ पे हमारे पास है, या तो आप ऐसे कर सकते हो भी 2 कॉमन आ रहा है तो 2 तो एक बार आ जाएगा, और जो कॉमन नहीं आ रहा फिर वो बाकी सारे इसकी प्रोडक्ट में आ जाएंगे। ये सीधा तरीका सबको पता है कि जो कॉमन आता है उसको वन टाइम लिखते हैं, बाकी जितने बच गए सारों का प्रोडक्ट कर दो तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। इसका मतलब एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 हमारे पास क्या रहेगा, 2 2 4 4 3 12 12 मल्टीप्लाई 5 60 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो इसको, जैसे इसको 2 मल्टीप्लाई 3 लिख लिया, 20 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई में 5, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। ग्रेटेस्ट पावर कितना, 2 का 2 रेज टू पावर 2, और हर एक प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट है, तो 3 एक बार इंक्लूड है, 5 भी एक बार इंक्लूड है, तो इनका प्रोडक्ट कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एलसीएम। समझ आ गई बात, ठीक है। उसके नेक्स्ट देखें,
एलसीएम को आप दोबारा भी देख सकते हैं, बाकी सभी बच्चों को एलसीएम पहले से आता होता है। एचसीएफ की अगर बात करें, एचसीएफ क्या रहता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ अगर कहें हम, क्या कह सकते हैं एचसीएफ को भी, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर of each common factor in the number। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे 6 और 20 का ही आपको एचसीएफ निकालना है। तो यहां से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो यहां से उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर। कॉमन फैक्टर क्या है 2, और 2 का क्या आना चाहिए, स्मॉलेस्ट पावर। 2 की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 1 है, यहाँ पे क्या 2 रेज़ टू पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर तो क्या होगी हमारे पास 2 ही होगी, 2 रेज़ टू पावर 1। तो एचसीएफ जो भी कॉमन फैक्टर रहेगा ना, उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आ जाता है, एचसीएफ आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 3 भी दोनों में कॉमन रहता, 2 भी कॉमन रहता, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 क्या आ जाता, एचसीएफ आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, अकेला कॉमन फैक्टर कॉमन है, वो क्या है 2 है, तो यहाँ से एचसीएफ हमारे पास क्या रहेगा 2 रहेगा। तो एचसीएफ एलसीएम मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड आउट करना। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमारे पास, उसमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है फॉलोइंग पेयर्स का, और वेरीफाई आपको रिजल्ट को करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये एक रिजल्ट है हमारे पास कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, ए और बी 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर का एलसीएम का प्रोडक्ट किसके साथ, मतलब एलसीएम ऑफ ए एंड बी का प्रोडक्ट एचसीएफ ऑफ ए एंड बी के साथ किसके इक्वल रहता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, जो 2 नंबर्स की प्रोडक्ट रहेगी उसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। और यही रिजल्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना, मतलब वेरीफाई करना। तो देखते हैं हम अभी इधर। पहली बात तो उसने फाइंड आउट करने को आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 2 का, कोई भी 2 पार्ट आपको 3 पार्ट्स गिवन है, उसमें से एक पार्ट मैं आपको करा देती हूँ, बाकी आप कर सकते हैं इसीलिए। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपको करा देती हूँ। 336 एंड 54, 336 और 54 का आपको एलसीएम भी निकालना है। अच्छे भी पहले एलसीएम निकाल लो, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी की जगह पे आप रख लो 336 एंड 54, 336 कॉमा 54। पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 2 से अगर डिवाइड करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा क्या हो जाएगा 12, और उसके बाद 2 8 जा क्या हो जाएगा 16, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। उसके नेक्स्ट क्या है, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 48 आ जाएगा, सॉरी 42 आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिवाइड होगा 21 आ गया, 3 से डिवाइड हुआ ये आ गया 3 7 जा 21। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर बात करें हम, पूरा लिखना आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, यहाँ से देखो 2 4 टाइम्स आ रहा है, फिर 3 मल्टीप्लाई में 7 आ रहा है। उसके नेक्स्ट है फिर 54 का, 54 की आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से डिवाइड करा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो यहाँ से क्या हो गया, 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब एलसीएम की अगर हम बात करते हैं, एलसीएम की बात करें
36 और 54 के। पहली बात तो जो कॉमन फैक्टर रहता है वो वन टाइम आता है, कॉमन फैक्टर है 2 तो वो तो वन टाइम आ जाएगा, ठीक है। और जो कॉमन फैक्टर नहीं होता वो ऐसे प्रोडक्ट में लिख देते हैं, जैसे 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो आ जाते हैं वो सारे इसकी प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो 2⁻³ यहाँ रह गए तो 2⁻³ यहाँ भी आ जाएगा। पहली बात, एक तरीका तो सीधा यही है कि भी जो कॉमन वाला है उसको क्या कर लोगे, वन टाइम लिख लो। ये जैसे 3 कॉमन है तो 3 को भी वन टाइम लिख लिया, और जो बाकी बच गए सारे उसके प्रोडक्ट में आ जाएंगे। 2 क्या 3 टाइम्स बच गया, वो भी इसके प्रोडक्ट में आ गया। फिर 3 2 टाइम्स बच गया, वो भी आ गया। और फिर क्या है 7 आ गया, ठीक है। चारों का प्रोडक्ट कर दो, हमारे पास क्या मिलेगा एलसीएम। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा कितना हो जाएगा 48, 48 और उसके बाद फिर यहाँ से 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा क्या हो जाएगा 63। तो ये 63 और 48 का प्रोडक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 24 और ये 12 और ये 14 हो जाएगा। ये 48 और यहाँ से 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, 4 ये 12 ये 9 ये 3024 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। या फिर आप देख सकते हो 2⁴ क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2 की, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर या हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, हमेशा जो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं किसमें नंबर में वो क्या आ जाता है वहां पे एलसीएम। तो 2⁴ आप लिख सकते हो, वही लिख सकते हो सीधा सीधा कि भाई 2⁴ और 3 की पावर कितने इंक्लूड है 3⁻³ और यहाँ से 7 क्या है वन टाइम में आ रहा है, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास इतना ही आएगा 3024। तो ऐसे एलसीएम फाइंड आउट हो गया। 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हमने करी थी 2⁴ मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7, और 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन था हमारे पास। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन था 2 मल्टीप्लाई 3⁻³ में 3 मल्टीप्लाई में बस इतना ही 2 मल्टीप्लाई 2⁻³। तो यहाँ पे क्या है एचसीएफ क्या रहेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तो 2⁻1 क्या आ रही है कॉमन, और एक क्या आ रहा है 3⁻1 भी क्या आ रही है कॉमन, उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारे पास एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ से एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3। प्राइम फैक्टराइजेशन अभी करी थी हमने 336 की 2⁻4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, दोनों में जो भी कॉमन फैक्टर रहेंगे 2⁻1 दोनों में कॉमन है, यहाँ से भी क्या है दोनों में कॉमन है। अगर हम बात करेंगे अब इस रिजल्ट को हमें क्या करना था वेरीफाई, तो हमने देखा एलसीएम हमारे पास कितना आया था, एलसीएम आया था 3024। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए कोमा बी मल्टीप्लाई में एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू में क्या होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहां से देखो 3024 हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ कितना आ रहा है 6, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 336 का प्रोडक्ट 54 के साथ आप करके देख लेना, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा सेम। तो यहाँ से ये रिजल्ट मिल गया हमें कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए एंड बी ऑलवेज इक्वल रहेगा किसके प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बाकी इसके 3 पार्ट्स, दो पार्ट्स और रह गए आपके पास, वो आप कर सकते हैं इजीली। अगर आप नहीं कर पाते तो फिर आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उसमें भी दोनों में क्या करना प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उसके बाद एचसीएफ एलसीएम को फाइंड आउट करना, फिर वेरीफाई करके दिखा देना रिजल्ट को। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड करना आपको एलसीएम एंड एचसीएफ of the following integers by applying the prime factorization method। अब इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें उसने बोला था एलसीएम और एचसीएफ आप फाइंड आउट कर दो और फिर वेरीफाई कर दो रिलेशन को, लेकिन अगर आपको उसने कुछ भी नहीं बोला है कि वही वेरीफाई करने को नहीं बोला गया है रिजल्ट को, तो जैसे आप एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं 26 और 91 का एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम। यहाँ से 2 नंबर लिए हम 26 और 91, इसका एलसीएम और एचसीएफ आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। अगर आप इसका HCF फाइंड आउट कर ले, HCF निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ से फिर यहाँ से देखा हमने 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते हो तो 7 1 7, 7 3 क्या रहता है 21, तो 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई में 13 हो जाएगा। अब देखा यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास 13 आ रहा है, तो मतलब HCF ऑफ 26 एंड 91 हमारे पास क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो HCF हमारा फाइंड आउट हो गया। LCM आपको फाइंड आउट करना, और एक चीज आपको पता है कि LCM ऑफ 26 एंड 91 मल्टीप्लाई में HCF ऑफ 26 एंड 91 किसके इक्वल रहता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर आपको पेपर में कुछ भी नहीं बोला गया है, आपको सीधा बोला है LCM और HCF को फाइंड आउट करना है, नॉट बाय यूजिंग दिस मेथड और दिस मेथड। अगर आपको मेंशन किया गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है तो आपको उसी से निकालना पड़ेगा। अगर कुछ मेंशन ही नहीं है तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। पहले HCF निकाल लो और उसके बाद HCF निकाल लिया, यहाँ से कितना देगा 13, और ये LCM को फिर यहाँ से फाइंड आउट कर लो बाय यूजिंग द फॉर्मूला LCM मल्टीप्लाई में HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना हो गया, ये 26 मल्टीप्लाई में 91 हो जाएगा। तो यहाँ से LCM ऑफ 26 और 91 का क्या आ जाएगा 13 क्या आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो यहाँ से 13 से क्या कर देंगे डिवाइड, 13 2 जा क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो यहाँ से 182 क्या रहेगा हमारा LCM। क्लियर है? तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द LCM। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। अब 3 नंबर्स के लिए तो ये मेथड एप्लीकेबल है नहीं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 नंबर्स का LCM और 3 नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है। तो 3 नंबर्स में ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं है। LCM ऑफ 3 नंबर्स मल्टीप्लाई HCF ऑफ 3 नंबर्स नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, ये सिर्फ 2 नंबर्स में ही एप्लीकेबल है। तो 3 नंबर्स के लिए उसने आपसे पूछा है LCM और HCF, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा किससे, LCM एंड HCF फाइंड आउट करना आपको किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ही करा रही हूँ मैं आपको। 12, 15 एंड 21 ये 3 नंबर्स है, इनका करना। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 5। 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई में 7। अब हम देखते हैं, पहले HCF देख लेते हैं। HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 क्या रहेगा, देखो 3 क्या आ रहा है सब में कॉमन, तो जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहता है वो क्या रहेगा HCF। यहाँ से हो गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की जो भी प्रोडक्ट रहेगी वो क्या आता है, तो यहाँ से मतलब जो एक फैक्टर तो कॉमन 3 आ रहा है, उसके अलावा कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब HCF आ गया 3। LCM की बात करते हैं। LCM में आपको पता है कि जो कॉमन आ रहा है उसको वन टाइम लिख लेते हैं और बाकी सारों का क्या कर देते हैं प्रोडक्ट, तो यहाँ से प्रोडक्ट कर दो। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, ठीक है। 4 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 मल्टीप्लाई 7 420। तो ये आपका हो गया LCM एंड HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये आप लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज दिस, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 इज दिस, prime factorization of 21 is this, then you can find out HCF of this, LCM of this। हो गया? इसके नेक्स्ट चले। इसके बाकी 2 पार्ट्स और हैं। जैसे इसका सेकेंड पार्ट में इसने बोला गया है 17, 23 एंड 29 का। यू नो दैट 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन 17 मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा, 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन 23 और 1 ही रहेगा, 29 भी क्या है ऑलरेडी अ प्राइम नंबर, 29 और 1 रहेगा। तो इसका मतलब तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1, और वैसे तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास LCM, तो HCF आ गया 1 और LCM भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 8, 9 और 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन 8 की कर लो, 9 की कर लो, 25 की कर लो, और फिर आप इजीली LCM और HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट है, उसमें इतना कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है। आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तो फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो क्या है, जो भी कॉमन आएगा, कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एचसीएफ, और एलसीएम तो आपको पता ही है। उसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है एचसीएफ ऑफ 306, 657, दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ 9 गिवन है, और फाइंड आउट करना है आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखो क्या रहेगा, आपको रिजल्ट पता है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई में एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल किसके रहता है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब यहां से देखो 306 और एचसीएफ ऑफ, तो एचसीएफ ऑफ 306 और 659 का एचसीएफ हमारे पास क्या है, 9, तो एचसीएफ तो आप 9 ही लिख सकते हैं। एलसीएम कितना है, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है 306, 657, तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा, 306 मल्टीप्लाई में 657। अब एलसीएम अगर आपको निकालना है, बस 9 क्या हो जाएगा, उसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से 9 को उसके डिवाइड में भेज दो, 9 को भेजा उसके डिवाइड में, तो 9 से क्या कर देना, इसको डिवाइड कर देना। 9 से देख रहा है ये, 9 7 जा क्या हो जाएगा 63, और फिर 9 3 जा क्या हो जाएगा 23, तो यहाँ से 73 आ जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। यू गॉट द आंसर। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड आउट द एलसीएम, क्योंकि एचसीएफ एक चीज आपको वो दे देगा, प्रोडक्ट को एज इट इज लिख लेना, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है। एज इट इज लिखो, सिंपली डिवाइड करो, उसके बाद प्रोडक्ट करके आंसर निकालो। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में चेक करना है, चेक वेदर, एक तो आपको जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन 6 की आपको पता ही है क्या रहती है, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास रहती है 2 and 3। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया 6 raised to power n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जैसे मैंने 4 raised to power n को बताया था ना, 4 raised to power n नहीं होता किसके साथ, 0 के साथ, क्योंकि आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 में क्या था, ओनली प्राइम फैक्टर 2 इज अवेलेबल, 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4। 6 raised to power n की में भी क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 में 6 raised to power n है, तो 6 raised to power n है, तो यहाँ से हमने देखा कि 6 raised to power n को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 पावर रेज कर दी n, n में भी एनी नेचुरल नंबर, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया। हमने देखा कि वो 2 और 5 का प्रोडक्ट मिलके क्या बनाएगा 10, तभी तो नंबर क्या होगा एंड्स विद 0, लेकिन यहाँ पे तो 5 क्या है, इसका प्राइम फैक्टर है ही नहीं, तो बस वैसे ही लिख लेना है कि सपोज 6 रेज टू पावर n एंड्स विद 0, सपोज 6 रेज टू पावर n ends with 0, so 5 must be its factor, but 6 raised to power n is equal to 2 multiply 3। इसका मतलब क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 2 और 3 है, 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, इसका मतलब क्या है, ओनली प्राइम फैक्टर्स, सो ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 raised to power n are 2 and 3, उसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं आएगा, चाहे n का पावर आप कितना ही रेज कर लो, n कोई भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 पावर आप रेज कर सकते हैं, तो इसका मतलब अकेले प्राइम फैक्टर जो इंक्लूड रहेंगे 6 रेज टू पावर n में 2 और 3 रहेंगे। यूनिकनेस थ्योरम ऑफ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस क्या कहती है वो, कि हम क्या है हर एक नंबर्स को
हर एक नंबर को क्या लिख सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन रहती है वो हमेशा यूनिक रहती है। तो इसका मतलब अकेले प्राइम फैक्टर जो अवेलेबल रहेंगे वो क्या है, 2 और 3 रहेंगे। 2 और 3 रिपीट हो सकते हैं, लेकिन क्या है, 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ, 5 इज नॉट फैक्टर भी लिख सकते हो, फैक्टर ऑफ 6 raised to power n. So there is no natural number n for which 6 raised to power n ends with the digit 0. ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया आपका। सिमिलर क्वेश्चंस को मैं तभी नहीं करा रही ताकि आप इजीली ट्राई करें उनको, और उसके बाद फिर आप इसको लिख सकते हो। बाकी इतने में ही काम बन जाएगा इसमें। एक यूनिकनेस थ्योरम ऑफ फंडामेंटल का भी आप लिख देना, बाय यूनिकनेस थ्योरम ऑफ फंडामेंटल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n इज यूनिक, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, आप लिख सकते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक्सप्लेन करना है कंपोजिट नंबर्स के बारे में। कंपोजिट नंबर का आपको पता ही है कि कंपोजिट नंबर क्या है, जो प्राइम नंबर्स नहीं होते वो क्या रहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि वाई दीज आर कंपोजिट नंबर। 13 देखा आपने कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 1 बच गया, तो यहाँ से क्या है 13 क्या है, इसका एक फैक्टर बन गया। तो 1 13 और उसके अलावा एक फैक्टर और आ जाएगा, उसके अलावा इसके क्या है, मतलब 3 फैक्टर्स हो गए। तो जिस भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर रहते हैं, मतलब 3 फैक्टर्स हो कम से कम, वो क्या रहता है, कंपोजिट नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। उसके बाद दूसरा वाला इसका था 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 4 3 2 1 मल्टीप्लाई में 5, यहाँ से भी 5 आपका कॉमन आ गया। 5 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई 7 2 4 3 2 1 प्लस में क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से 5 के प्रोडक्ट में एक फैक्टर तो ये हो गया, और एक 1 हो सकता है, 1 5 और एक और। तो इसका मतलब 3 फैक्टर्स हो गए कम से कम इसके, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। सो यू कैन से दैट दीज टू आर कंपोजिट नंबर्स। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 कहता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ सपोर्ट फील्ड। सर्कुलर पाथ है हमारे, सर्कुलर पाथ जैसे कोई भी पार्क में ट्रैक बना रहता है उस तरह का कोई भी सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ में कहता है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। एक जो फील्ड के अराउंड वो चक्कर लगा रही है ना, तो उसको 18 मिनट्स लगता है ट्रैक के ऊपर। उसके बाद रवि 12 मिनट्स ले रहा है। सपोज दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम टाइम एंड एट द सेम पॉइंट, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं वो सेम पॉइंट से, तो उसके बाद कहता है कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, भी कितने मिनट्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट्स पे मिलेंगे दोनों। तो जब भी मिनिमम टाइम अगर आपको निकालना है तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या रहता है, क्योंकि एलसीएम रहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब भी कम से कम टाइम की बात करेगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और वो क्या रहेगा, एलसीएम। तो यहाँ से लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकाल इसका एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 का। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 करेंगे, 2 6 12 2 3 6। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे 2 9 18 3 3 9। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 क्या रहेगी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 हमारे पास क्या रहेगी, 2 मल्टीप्लाई में 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 क्या रहेगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 तो कॉमन फैक्टर्स में 2 एक बार आ रहा है,
तो मतलब कॉमन वाले को एक बार लिखना, बाकी क्या है इसके प्रोडक्ट में आ जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि आफ्टर 36 मिनट्स दे मीट अगेन। After 36 minutes, they will meet again at the starting point. थर्टी सिक्स मिनट्स के बाद वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों मिल जाएंगे। आई होप आप सभी को इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा और आप सभी ने ध्यान से सुना होगा। अगर आप साथ में जुड़े रहेंगे, हर एक चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ सारे डाउट्स को भी आपके क्लियर करते चलेंगे। तो ये थी हमारी 1.1 एक्सरसाइज। 1.1 हमने फिनिश कर लिया। जो भी पार्ट्स मैंने स्किप किए अगर आपको क्लियर नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम 1.2 एक्सरसाइज को फिर आगे करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल, हैव अ नाइस डे।